मैं राघवेंद्र सिंह अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य मंथन पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर। तो शुरू करते हैं। परिभाषा सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिनके माध्यम से मन के भाव विचार प्रकट किए जाते हैं उन्हें वाक्य कहते हैं। उदाहरण, पक्षी गीत गाते हैं, बसंत ऋतु आते ही फूल खिल जाते हैं, फैक्ट्रियां लगने से प्रदूषण बढ़ गया। उपर्युक्त वाक्य सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह है जिनसे भाव और विचारों की पूरी अभिव्यक्ति हो रही है। वाक्य के तत्व। वाक्य से भाव और विचारों की भली भांति अभिव्यक्ति हो, इसके लिए वाक्य में निम्नलिखित तत्व होने चाहिए। पहला तत्व सार्थकता। वाक्य की रचना सार्थक शब्द समूह द्वारा की जाती है ताकि वाक्य से उचित अर्थ की अभिव्यक्ति हो सके। जैसे, प्रातः होते ही पक्षी कलरव करने लगे, साल भर मेहनत करने के कारण ही वह कक्षा में प्रथम आया। कभी कभी निरर्थक शब्द भी वाक्य में प्रयुक्त होकर अर्थ का बोध कराने लगते हैं। जैसे, सुमन, इस भिखारी को कुछ खाना वाना दे देना। तो खाना तो सार्थक शब्द है, लेकिन खाना के साथ जो आया शब्द बाना है ये निरर्थक शब्द है, लेकिन ये भी अर्थ का बोध करा रहा है। ये गौरैया कब से बकझक किए जा रही है, तो यहाँ पर भी जो है सार्थक शब्द के साथ निरर्थक शब्द प्रयोग हुआ है। तो सार्थकता हो यानी जो शब्द समूह प्रयोग किया जा रहा है उससे उचित अर्थ की अभिव्यक्ति हो तो वाक्य रचना सार्थक मानी जाएगी। द्वितीय आवश्यक तत्व है आकांक्षा। किसी वाक्य के एक पद को सुनकर अन्य पद को सुनने या जानने की जो उत्कंठा होती है उसे आकांक्षा कहते हैं। जैसे मैदान में खेल रहे हैं, यह वाक्य सुनते ही हमारे मन में प्रश्न उठता है, मैदान में कौन खेल रहे हैं? इसका उत्तर मिलता है, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। यहाँ लड़के शब्द जोड़ देने से वाक्य पूरा हो गया। इससे पहले वाक्य को लड़के शब्द की आकांक्षा थी, जिसके जुड़ते ही ये आकांक्षा समाप्त हो गई। नंबर 3, योग्यता। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द अर्थात पद प्रसंगानुरूप अर्थ प्रदान करता है, इसे ही योग्यता कहते हैं। जैसे, किसान कुदाल से खेत जोतता है, इस वाक्य में योग्यता का अभाव है क्योंकि कुदाल से खेत की जुताई नहीं की जाती। कुदाल के स्थान पर हल का प्रयोग करने से वाक्य में वांछित योग्यता आएगी, तब वाक्य इस तरह हो जाएगा कि किसान हल से खेत जोतता है। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि वाक्य में ऐसा पद प्रयुक्त हो जो प्रसंग अनुरूप उचित अर्थ जो है प्रकट करने की योग्यता रखता हो। निकटता। वाक्य के किसी शब्द को बोलते या लिखते समय अन्य शब्दों में परस्पर निकटता होना आवश्यक है। इसके अभाव में शब्दों से अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति नहीं हो पाती। जैसे, गाय घास चर रही है। यहाँ गाय शब्द बोलकर रुक जाने से मन में जिज्ञासा उठती है कि गाय दूध देती है या दुधारू पशु है या कुछ और है। इसी प्रकार घास कहने के बाद रुक जाने से जिज्ञासा प्रकट होती है और हमें अर्थ के लिए अनुमान लगाना पड़ता है। इस वाक्य को बिना रुके इस प्रकार लिखा या बोला जाना चाहिए, गाय घास चर रही है। यानी वाक्य में लिखे गए शब्दों में परस्पर निकटता का होना आवश्यक है, तभी उचित अर्थ की अभिव्यक्ति हो पाती है। नंबर 5, पदक्रम। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों या अर्थात पदों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है ताकि वांछित अर्थ की अभिव्यक्ति हो, इसे ही पदक्रम कहते हैं। पदों के इस क्रम को बदल देने पर अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। जैसे, पटरी रेलगाड़ी पर दौड़ती है छात्रों को पढ़ा रहे अध्यापक। यहाँ पदों को उल्टा कर दिया गया है और पदों को उल्टा कर देने से उचित अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही है। उचित पदक्रम रखने पर इस तरह से लिखा जाएगा, रेलगाड़ी पटरी पर दौड़ती है, अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। नंबर 6, अन्वय। वाक्य अनेक शब्दों का व्यवस्थित मेल होता है, यही व्यवस्थित रूप अन्वय कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त पदों का लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के साथ यथोचित सामंजस्य होना चाहिए। इसके अभाव में वाक्य न व्याकरणिक दृष्टि से सही होते हैं, न वांछित अर्थ की अभिव्यक्ति कर पाते हैं। जैसे, धोबी कपड़े धोती है, छात्राएं सुंदर चित्र बनाते हैं। उचित अन्वय के साथ लिखने पर यह होगा, धोबी कपड़े धोते हैं और छात्राएं सुंदर चित्र बनाती हैं। यानी कि जो शब्द प्रयोग में हुए हैं वो उनका लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष सही होना चाहिए, तभी वो वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सही होंगे।
वाक्य के भेद। वाक्य के भेदों के वर्गीकरण के मुख्यतः दो आधार हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर, रचना के, वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद से संबंधित वीडियो पहले ही डाला जा चुका है, इसको आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद हैं। नंबर 1 विधानवाचक, नंबर 2 प्रश्नवाचक, नंबर 3 आज्ञावाचक, नंबर 4 संदेहवाचक, नंबर 5 नकारात्मक वाक्य, नंबर 6 इच्छावाचक वाक्य, नंबर 7 विस्मयवाचक वाक्य और नंबर 8 संकेतवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य में क्रिया होने या करने की सूचना मिलती हो या इस प्रकार का सामान्य कथन हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। विधानवाचक वाक्य को सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार के वाक्यों में कही गई बात को ज्यों का त्यों मान लिया जाता है। यानी जिसमें किसी कार्य को किए जाने की सूचना मिलती हो, जिसमें कही बात को ज्यों का त्यों मान लिया जाए, वो विधानवाचक वाक्य होते हैं। जैसे पक्षी घोंसले से उड़ चुके हैं, कविता ने पाठ याद कर लिया है, नदी में बाढ़ आई है, विजया ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये सभी उदाहरण विधानवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। नंबर 2 निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों से क्रिया ना होने या ना किए जाने का भाव प्रकट होता है, उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, अगर हम इन वाक्यों की पहचान अगर देखना चाहें तो ना, मत, नहीं देखकर की जा सकती है। उदाहरण है, पक्षी घोंसले से नहीं उड़े, कविता ने पाठ नहीं याद किया, नदी में बाढ़ नहीं आई है, ऐसी सर्दी में बाहर मत जाओ, रोहन धूप में ना निकलना। तो यहाँ ना होने या ना किए जाने का भाव प्रकट हो रहा है, इसीलिए ये सभी उदाहरण नकारात्मक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य के उदाहरण है। नंबर 3 प्रश्नवाचक, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है तथा जिनमें कुछ उत्तर पाने की जिज्ञासा रहती है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों की पहचान कब, क्या, क्यों, कैसे, कौन, किसे, किसका आदि प्रश्नवाचक शब्द देखकर और वाक्य के अंत में लगे प्रश्नवाचक चिन्ह को देखकर की जाती है। तेज धूप में बाहर कौन खड़ा है, रमा कब आई है, तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए, कल तुमने क्या क्या खाया। ये सभी उदाहरण प्रश्नवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। नंबर 4 आज्ञावाचक, जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति लेने का भाव प्रकट होता है, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, किताब के पेज मत फाड़ो, किस लिए अब पढ़ने बैठ जाओ, दीवारों को साफ कर दो, अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाना, यह काम कल तक जरूर पूरा कर देना। तो यहाँ आज्ञा दी जा रही है इन वाक्यों में, इसीलिए ये सभी उदाहरण आज्ञावाचक वाक्य के उदाहरण हैं। इच्छावाचक, जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना और आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट हो, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ध्यान रहे, इसमें बोलने वाले की इच्छा हो सकती है, कामना हो सकती है, आशीर्वाद हो सकता है। मेरे मित्र जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ, ईश्वर करे आप खूब उन्नति करें। तो ईश्वर करे आप खूब उन्नति करें, ये उसकी इच्छा है, कामना है। हमने चाहा था कि हम साथ साथ खेलें, ये वक्ता की इच्छा है। काश इस समय सुमन साथ होती, मैं चाहता हूँ सभी स्वस्थ हों। इन सभी वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना या आशीर्वाद के भाव को प्रकट किया गया है, इसीलिए ये सभी वाक्य इच्छावाचक वाक्य के उदाहरण हैं। नंबर 6 विस्मयवाचक वाक्य, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। जिन वाक्यों से आश्चर्य, हर्ष, घृणा, प्रसन्नता, शोक, दुख, भय आदि भावों की अभिव्यक्ति हो, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों का दूसरा नाम उद्गारवाचक वाक्य भी है। विस्मयवाचक वाक्यों की पहचान, वाक्यों में अहो, आहा, हाय, छी, अरे आदि देखकर तथा शब्द के अंत में विस्मयवाचक चिन्ह को देखकर। उदाहरण, अरे कितना विशाल मैदान है, ओह तुम आ गए, आह कितना सुंदर फूल देखकर मन प्रसन्न हो उठा, सावधान ट्रक आ रहा है। तो इन सारे वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, घृणा, प्रसन्नता, शोक आदि भावों को अभिव्यक्त हो रहे हैं, इसीलिए सभी विस्मयवाचक वाक्य हैं। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों की क्रिया पूर्ण होने में संदेह होता है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे देखकर, शायद या संभवतः जैसे शब्द देखकर इनकी पहचान
की जाती है। रमा खाना पका चुकी होगी, तो इसमें संदेह है कि उसने खाना पकाया भी होगा या नहीं। दीपक बुझ गया होगा, संभवतः विजय विद्यालय से घर आ गया होगा, अब शायद बारिश बंद हो जाए। तो यहाँ केवल एक संदेह है, जरूरी नहीं है कि वो क्रिया पूर्ण हुई हो। तो ये सभी संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत ही आएंगे। नंबर 8, संकेतवाचक। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में काम पूरा होने की शर्त सी लगी होती है। संकेतवाचक वाक्य की पहचान यदि अगर जैसे शब्द देखकर की जा सकती है। यदि वर्षा रुकती तो मैं घर आ जाता, अगर जल्दी आते तो टिकट मिल जाता, यदि डॉक्टर समय पर आते तो मरीज की जान बच जाती, यदि सिंचाई की गई होती तो फसलें ना सूखती, अगर परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। इस प्रकार इन सभी वाक्यों में कोई ना कोई शर्त लगी हुई है कि यदि ऐसा होता तो ये हो जाता। तो ये सभी वाक्य जो है वो संकेतवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। अब वाक्य रूपांतरण। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। इनमें से किसी वाक्य को एक भेद से दूसरे भेद में इस तरह बदलना कि वक्ता का कर्ता, क्रिया और कर्म ज्यों का त्यों रहे, वाक्य रूपांतरण कहलाता है। वाक्य रूपांतरण निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। यहाँ 4 उदाहरण दिए हैं। एक ही वाक्य को 4 अलग अलग भेदों में परिवर्तित किया गया है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये वाक्य विधानवाचक वाक्य है। इसको अगर निषेधवाचक वाक्य में बदला जाए तो पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे हैं। प्रश्नवाचक, क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। संदेहवाचक, शायद पक्षी आकाश में उड़ रहे होंगे। तो यह एक ही वाक्य को अलग अलग भेदों में रूपांतरित कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो बाकी क्रिया, कर्ता और कर्म है वो ज्यों का त्यों ही है। तो इस तरीके से वाक्य भेदों का रूपांतरण भी किया जाता है। जैसे हम देखेंगे विधानवाचक वाक्यों को निषेधवाचक वाक्यों में बदलना। जैसे वाक्य है मजदूर ने काम पूरा किया, ये विधानवाचक वाक्य है। अगर इसे निषेधवाचक में बदलेंगे तो मजदूर ने काम पूरा नहीं किया। इस तरीके से ये रूपांतरित होगा। माली ने फूल तोड़े, विधानवाचक है। निषेधवाचक वाक्य बनेगा माली ने फूल नहीं तोड़े। रश्मि संस्कृत बोल सकती है, तो रश्मि संस्कृत नहीं बोल सकती है। किसान बैंक से कर्ज लेते हैं, किसान बैंक से कर्ज नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार विधानवाचक वाक्यों को निषेधवाचक वाक्यों में बदला जा सकता है। फिर विधानवाचक वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्यों में बदलना। विधानवाचक को प्रश्नवाचक में कैसे बदलेंगे। अर्पित ने कुत्ते को डंडे से मारा, तो क्या अर्पित ने कुत्ते को डंडे से मारा, प्रश्नवाचक हो गया। कर्ज में डूबे किसान ने आत्महत्या की, तो इसका प्रश्नवाचक वाक्य होगा किसान ने आत्महत्या क्यों कर ली। चलते चलते वह पेड़ की छाया में बैठ गया, इसका प्रश्नवाचक होगा चलते चलते वह कहाँ बैठ गया। विजया प्रयोगशाला में प्रयोग करती है, तो इसका होगा क्या विजया प्रयोगशाला में प्रयोग करती है। ऐसे ही विधानवाचक वाक्यों को संदेहवाचक वाक्यों में बदलना। गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है, इसको संदेहवाचक में गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी होगी। अंडे से बच्चे निकल आएंगे, तो अंडे से बच्चे निकल आए होंगे। मंदिर में आरती हो रही होगी, शायद मंदिर में आरती हो रही होगी। आतंकी मारे जा चुके हैं, संभवतः आतंकी मारे जा चुके होंगे। मरीज ठीक हो रहा है, संभवतः मरीज ठीक हो रहा होता। ऐसे ही विधानवाचक वाक्यों को संकेतवाचक वाक्यों में बदलना। वर्षा होने पर फसल अच्छी होती है, इसको यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। मेहनत ना करते तो तुम फेल हुए हो, मेहनत ना करने से तुम फेल हुए हो, इसका संकेतवाचक होगा यदि मेहनत करते तो फेल ना होते। मजदूर आने पर किसान फसल काटेगा, यदि मजदूर आते तो किसान फसल काटते। बिजली आने पर टीवी देखूंगा, यदि बिजली आती तो मैं टीवी देखता। तो इस तरीके से विधानवाचक वाक्यों को संकेतवाचक वाक्यों में बदला जाता है। इसी तरीके की अध्ययन सामग्री के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य मंथन बधाइयों को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।